गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ एस लिमिटेड एज ऑन 31/3/2008। तो बैलेंस शीट दे रखी है, लाइबिलिटीज़ है, इधर असेट्स है, लाइबिलिटी में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और लॉन्ग टर्म डेट है, यहाँ पे कुछ असेट दे रखी है, फिर कैश दे रखा है। यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट द वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ नेट असेट मेथड एंड प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसे हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स मेथड भी बोलते हैं। एंड अराइव एट अ फेयर प्राइस ऑफ शेयर्स बाय कंसीडरिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो अपने को दो चीज़ें निकालने के लिए बोल रहा है यहाँ पे। एक तो बोल रहा है अपने को वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर निकालनी है, दूसरा बोल रहा है फेयर प्राइस ऑफ शेयर निकालनी है। एक किसी भी कंपनी के शेयर की वैल्यू कैसे निकलती है, तो वैल्यू ऑफ द इक्विटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर करोगे तो इक्विटी की शेयर की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। और दूसरा हमसे पूछ रहा है फेयर प्राइस ऑफ द शेयर। फेयर प्राइस ऑफ द शेयर मतलब मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर निकालने की बात कर रहा है, ठीक है। अब एक बात आप यहाँ पे ध्यान दो कि जब आप दो अलग अलग मेथड से जब आप वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर निकालोगे तो वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर है क्या, एक तरीके से मार्केट प्राइस ही तो है ना शेयर की। तो आपने मार्केट प्राइस शेयर निकाल दिया, मार्केट प्राइस निकाल दिया शेयर का, दो मेथड से। अब आपसे दोबारा से यहाँ पे पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोबारा क्यों पूछ रहा है? ये दोबारा नहीं पूछ रहा है, ये एक्चुअली आपको एक प्राइस आपसे पूछ रहा है कि आपने अब दो अलग अलग मेथड से आपने दो अलग अलग मार्केट प्राइस निकाल दिया। अब मेरे को एक प्राइस बताओ वो कौन सी होगी जिसे हम लेकर के चलेंगे। तो या तो दोनों का एवरेज कर दो प्राइस को, ठीक है, या तो अगर कोई और वेट दे रखा हो तो उस वेट को अलोकेट कर दो। तो यहाँ पे देखते हैं आगे कोई वेट कुछ ऐसा दे रखा है कि नहीं दे रखा है। तो समझ में आ गया ना, अपने को दो चीज़ें निकालनी है। पहले वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर निकालनी है, दो अलग अलग मेथड से निकालनी है, फिर इन दोनों को या तो एवरेज कर देना है या फिर जो वेट दे रखा होगा उस वेट से एक मार्केट प्राइस निकालनी है अपने को। फिर इन्फॉर्मेशन क्या दे रखा है, प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर 64 lakhs इंक्लूड्स 4 lakhs extraordinary income and 1 lakh income from investment of surplus fund. Such surplus funds are unlikely to recur in future. तो ये जो प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर हमें दे रखा है 64 lakhs का, अब ये नहीं पता है कि ये बिफोर टैक्स है कि आफ्टर टैक्स है। तो आईसीआई ने क्या एज्यूम किया, आईसीआई ने इसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स एज्यूम किया है। अब ये कह रहा है ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 64 लाख का, इसके अंदर 4 लाख का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम मतलब वो इनकम जो कि फ्यूचर में कभी नहीं होने वाली है आपको, यानी सिर्फ अभी हुई है, फ्यूचर में नहीं होने वाली है, ठीक है। और 1 लाख का आपको इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस फंड है, और ये इनकम भी आपको फ्यूचर में नहीं होने वाली है, ठीक है। यानी 64 लाख के अंदर दो ऐसे कंपोनेंट है जो आपको फ्यूचर में नहीं होने वाले हैं। इन सब्सिक्वेंट ईयर्स यानी आने वाले फ्यूचर ईयर्स में जो एडिशनल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस होगी वो हर साल 5 लाख रुपए की खर्च करी जाएगी। अब अभी तक क्या था, ये अब जो पास्ट है, पास्ट का आपको बता रहा था, अब ये फ्यूचर का बता रहा है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, 5 लाख रुपए का हर साल खर्चा होने वाला है। फिर आपको आगे बताता है थर्ड में कि मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी हैव बीन असेटेंड एट 96 lakhs एंड ₹100 lakhs रिस्पेक्टिवली। अब देखो इसने हमें नेट एसेट मेथड यूज़ करने के लिए बोला है। नेट एसेट मेथड में हम एसेट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला तो ये होता है ना कि मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। अभी एसेट्स की तो बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू तो दे नहीं रखी है, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि जो लैंड एंड बिल्डिंग है उसकी मार्केट वैल्यू 96 है और जो प्लांट एंड मशीनरी है उसकी मार्केट वैल्यू 100 है, ठीक है। तो आपको इसलिए यहाँ पे मार्केट वैल्यू यहाँ पे बता रखा है इन दोनों का। दिस विल एंटेल एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑफ ₹6 लाख ईच ईयर, और इस कारण से जब मार्केट वैल्यू इसकी ज़्यादा है इसलिए अब इसके ऊपर हमें ज़्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। यानी जो फ्यूचर में जो होने वाले खर्चे हैं, एक और खर्चा आपको पता चलेगा कि फ्यूचर में 6 लाख का एक और खर्चा होगा, ठीक है, ये भी आपको पता चल गया। इफेक्टिव इनकम टैक्स रेट 30% है और ये फ्यूचर में कंटिन्यू होगा। ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये फ्यूचर में कंटिन्यू होगा, ठीक है, क्योंकि आईसीआई ने भी आंसर देते वक्त एज्यूम किया है कि ये फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहेगा। अगर कुछ भी नहीं देता या स्पेसिफिकली लिख देता कि फ्यूचर में कंटिन्यू नहीं होगा तो हम इसको कंसिडर नहीं करते, बट अब अभी हम इसको कंसिडर करेंगे क्योंकि आईसीआई ने भी कंसिडर करते किया है, ये मानते हुए कि फ्यूचर में ये टैक्स रेट प्रिवेल रहेगा। जो कैपिटलाइजेशन रेट है सिमिलर बिजनेस का वो क्या है 15% का। फिर लास्ट में मैंने क्या लिख दिया है, अपनी तरफ से मैंने लिख दिया कि एज्यूम इक्वल वेट्स टू द बोथ द मेथड्स, यानी इन दोनों मेथड से जो आपका मार्केट प्राइस निकलेगा इक्विटी शेयर का, उन दोनों मेथड से जो प्राइस निकला है उन दोनों को आपको क्या इक्वल वेट देना है, उन दोनों मेथड से उन दोनों प्राइस को इक्वल वेट देना है, ठीक है। चलो अब सबसे पहले नेट एसेट मेथड से निकाल लेते हैं वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर। तो नेट एसेट मेथड क्या कहता है कि मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी इंक्लूडिंग कंटीजेंट लायबिलिटी। तो अगर कोई कंटीजेंट लायबिलिटी है तो वो भी आपने टोटल लायबिलिटी के अंदर कंसीडर करना है, बट अभी तक की इन्फॉर्मेशन में हमें कोई भी कंटीजेंट लायबिलिटी किसी भी तरीके की नहीं दिखी है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, जितने भी एसेट्स हैं इन सब की मार्केट वैल्यू ले ली। अब देखो यहाँ पे मार्केट वैल्यू नहीं दे रखी है, यहाँ पे सिर्फ बुक वैल्यू है, तो हम
ये एज्यूम करेंगे कि जो बुक वैल्यू हो मार्केट वैल्यू के ही बराबर है, ठीक है। तो ये सबकी क्या है, सभी एसेट्स की मार्केट वैल्यू है, और लायबिलिटी क्या है, लायबिलिटी तो एक ही है, कंटीजेंट लायबिलिटी तो है नहीं, तो लायबिलिटी को लेस कर दिया तो आ गया क्या अपना नेट एसेट, यानी वैल्यू ऑफ इक्विटी या एसेट माइनस लायबिलिटी करोगे तो आपके क्या बचेगा, क्या आएगा, शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस ही तो आएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विटी तो बोलते हैं ना, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस इक्विटी बोलते हैं। तो आपकी नेट एसेट यानी वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी आ गई, 216 आ गई। अब वैल्यू पर शेयर कैसे निकालते हैं, वैल्यू पर शेयर निकालने के लिए वैल्यू ऑफ द इक्विटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो वैल्यू ऑफ द इक्विटी तो आ गई 216, अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमें लेकिन पता नहीं है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर तो बड़ा आराम से निकल सकता है यार, 100 लाख की शेयर कैपिटल है, एक शेयर 10 रुपये का है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ शेयर 10 लाख निकल जाएगा, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10 लाख, और ये 216 लाख का वैल्यू ऑफ इक्विटी, तो यानी वैल्यू पर शेयर कितना आया 21.6 का, नेट एसेट मेथड से आया इतना, ठीक है। अब हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट जो मेथड है उस मेथड से निकालने की कोशिश करेंगे दोबारा से, वैल्यू पर शेयर या फिर मार्केट प्राइस पर शेयर जो भी है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये रहा। अब ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जो पास्ट ईयर एडजस्टमेंट है वो करेंगे। तो पास्ट ईयर में की एडजस्टमेंट में एक तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम है और एक इन्वेस्टमेंट इनकम है, ये 4 और 1 लाख की, ये फ्यूचर में नहीं होने वाली। अब ये फ्यूचर ईयर्स के एडजस्टमेंट में हमें पता है कि फ्यूचर ईयर में एडिशनल एक्सपेंसेस हमारे होने वाले हैं 5 लाख का, एडवर्टाइजमेंट और डेप्रिसिएशन 6 लाख का, यानी पास्ट एडजस्टमेंट में हम वो एक्सपेंसेस या फिर इनकम को कंसीडर करते हैं जो कि फ्यूचर में नहीं होंगे, और फ्यूचर एडजस्टमेंट करते समय वो करते हैं वो उन इनकम और एक्सपेंसेस को कंसीडर करते हैं जो कि पास्ट में तो नहीं हुए लेकिन फ्यूचर में होंगे, क्योंकि हमें फ्यूचर में मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालने में फ्यूचर की मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना है। तो जो खर्चा फ्यूचर में होगा ही नहीं उसको कंसीडर क्यों किया जाए, है ना, और जो फ्यूचर में खर्चा होगा उसको तो कंसीडर करना पड़ेगा, इसलिए हमने स्पेशली इसको क्या किया, लेस कर दिया, जो भी एक्सपेंसेस होंगे उसको लेस किया फ्यूचर के, और फ्यूचर में जो इनकम नहीं होगी उसको भी हमने लेस कर दिया। तो एक्सपेक्टेड अर्निंग बिफोर टैक्सेस आ गया। अब ये टैक्स बिफोर टैक्सेस है, ठीक है, और फ्यूचर के टैक्सेस क्या है, फ्यूचर के टैक्सेस वही 30% ही फ्यूचर में कंटिन्यू होगा, तो हमने लेस कर दिया 30% यानी 14.40, ठीक है। अब देख तो हमारा फ्यूचर में मेंटेनेबल प्रॉफिट आ गया। अब वैल्यू ऑफ द फर्म या वैल्यू ऑफ द कंपनी कैसे निकालते हैं, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटलाइजेशन रेट दे रखी है 15% की सिमिलर कंपनीज की बिजनेस की, तो डिवाइड कर दिया तो 224 हमारा आ गया वैल्यू ऑफ द फर्म। अब वैल्यू पर शेयर निकालने के लिए हमें वैल्यू ऑफ द इक्विटी चाहिए, बट हमें पास तो वैल्यू ऑफ द फर्म आ गई, तो अगर इसमें से हम लॉन्ग टर्म डेट को माइनस करते तो वैल्यू ऑफ द इक्विटी आ जाएगी ना, तो लॉन्ग टर्म डेट माइनस करते तो वैल्यू ऑफ द इक्विटी आ गई, वैल्यू ऑफ द इक्विटी लिख दिया हमने, नंबर ऑफ शेयर्स 10 लाख हमें पता ही है, तो वैल्यू पर शेयर मार्केट सॉरी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स के अकॉर्डिंग कितना आ गया 19.4, यानी दोनों मेथड्स के अकॉर्डिंग हमने मार्केट प्राइस निकाल लिया। अब हमसे ये फेयर प्राइस पूछ रहा है, एक शेयर की फेयर प्राइस, यानी 2 फेयर प्राइस हमने निकाल लिया, अब हमसे एक फेयर प्राइस पूछ रहा है जिसको हमें आगे कंसीडर करना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का या तो एवरेज कर दो या तो इन दोनों को इक्वल वेट एलोकेट कर दो, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा, एक सिंगल प्राइस आपका कितना आएगा 20.50 का, आपका एक सिंगल प्राइस आपका निकल कर आ जाएगा। आपने 2 मेथड से 2 अलग अलग निकाले थे, बट कस्टमर को आप 2 अलग थोड़ी बता सकते हो कि आपका 2 अलग अलग है ये मार्केट प्राइस, आप तो सिंगल ही बताओगे ना। तो आपने क्या किया, इन दोनों का एवरेज आउट कर दिया और सिंगल जो प्राइस निकली इसको फेयर प्राइस है, तो फेयर प्राइस बता दिया आपने। तो फेयर प्राइस मतलब क्या, वो मार्केट प्राइस हो गया, और जो दोनों मेथड से निकाला था वो भी तो मार्केट प्राइस था, ठीक है। बट बताने के लिए हमने क्या किया, एक मार्केट प्राइस बताना था तो दोनों को एवरेज करके बता दिया एक को हमने।